नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में हैं कृषि शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 60 ग्राम पंचायतें ही मुआवजे की परिधि में, पहियों पर किसान स्कूल, सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में, कृषि विज्ञान में पीएचडी, राहत के लिए 16.50 करोड़ जारी, प्रधानमंत्री करेंगे किसानों से मन की बात, असमय बारिश से फसलें बर्बाद। किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश किसानों की सुविधा के लिए लगभग 1000 एग्री जंक्शन स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में स्थापित एग्री जंक्शनों के माध्यम से वन स्टॉप स्थापित होगी। इन स्टॉप शॉप में कृषि से शिक्षित बेरोजगारों को नई मंडियों में दुकान देने, निःशुल्क बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस देने में वरीयता दी जाएगी। पिछले दिनों हुई असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि से जनपद बाराबंकी के सभी किसानों को शासन से मिलने वाला मुआवजा नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने असामयिक वर्षा से हुई तबाही को 50% से कम माना है। केवल चुनिंदा गांव में ही ओलावृष्टि के चलते हुए फसलों की क्षति को राहत के दायरे में लाया गया है। कृषि विभाग बाराबंकी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी है, उसमें अतिवृष्टि से महज 17.36% गेहूं की फसलों को क्षति के दायरे में लाया गया है। दलहन की फसलों में क्षति को 14.58% और तिलहन में 14.89% फसल को क्षति के दायरे में लाया गया है। इससे अलग ओलावृष्टि से बंकी के 31 ग्राम पंचायतों में गेहूं की फसल को 70%, हरक में 10 ग्राम पंचायतों में 65% व निंदूरा के 18 ग्राम पंचायतों में 55% क्षति का आकलन किया गया है। यही हालात दलहन और तिलहन फसलों के लिए बताए गए हैं। विभाग के मुताबिक फसलों को 55% से अधिक क्षति पर ही मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित मुआवजे के दायरे में बाराबंकी के सिर्फ 60 ग्राम पंचायतों के किसानों को ही पात्र माना गया है। इंडो गल्फ समूह ने मुरादाबाद में पहियों पर एक अभिनव किसान स्कूल शुरू किया है। वाहन चालित इस किसान स्कूल को एग्री क्लिनिक और एग्री नोडल प्रशिक्षण संस्थान के साथ समन्वित किया गया है। इस विशेष पहियों पर चालित किसान इस स्कूल में एक वाहन को प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये वाहन सभी नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक से लैस हैं। इसमें 40 किसानों के बैठने की क्षमता है। खेती की तकनीकी की जानकारी के साथ इसमें किसानों को मृदा परीक्षण सेवाएं प्रदान की गई हैं। कृषि यंत्रों और बीज पर मिलने वाले सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में आने से उन्हें एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के किसान अपने खाते में आए पैसे से IASI मार्क का मनचाहा कृषि उपकरण खरीद सकेंगे। सरकार की इस नीति से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अभी तक सब्सिडी का पैसा उपकरण बेचने वाली एजेंसियों के पास जाता था और किसानों को बाद में मिल पाता था। इन परिस्थितियों में किसान अपनी मन मर्जी का कृषि उपकरण भी नहीं खरीद पाता था। सब्सिडी का पैसा किसानों के खाते में जाने से किसानों को पारदर्शिता के साथ कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर आप कृषि विज्ञान में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर आ गया है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की ओर से आगामी सत्र के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत यहां पीएचडी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी कृषि विज्ञान से जुड़े विषयों में पीएचडी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल है। वहीं आवेदन फॉर्म पोस्ट से पहुंचने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है। पिछले दिनों हुई बारिश से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फसलों को हुए नुकसान के चलते किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 16.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक नुकसान पहुंचा है, वहां राहत दी जाएगी। सरकार ने क्षति के सर्वेक्षण करवाकर प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्देश दिया है। आकलन के आधार पर महोबा, हमीरपुर और कन्नौज को 50-50 लाख, पीलीभीत को 1 करोड़, जालौन और बांदा को 2-2 करोड़, मिर्जापुर को 3.80 करोड़ और चित्रकूट को 6.20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के किसानों से बात करेंगे। वो किसानों की समस्याएं और सुझाव जानना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 22 मार्च को मैं अपने किसान भाई बहनों से मन की बात करूंगा। मैं किसानों के मुद्दों को जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे मुझे अपनी बात लिखें। इस मार्च की शुरुआत में बारिश से नुकसान के बावजूद किसानों को फसल की लागत निकल आने की उम्मीद थी, लेकिन रविवार को ओलों के साथ हुई बारिश से गेहूं, आलू और दलहनी फसलें बोने वाले किसानों के चेहरे पर निराशा के बादल मंडराने लगे हैं। लखनऊ और आसपास के किसान अब लागत की बजाय नुकसान का आकलन कर रहे हैं। गेहूं काटने की तैयारी करने वाले किसान अब दाना हल्का हो जाने की आशंका से सहमे हैं और जो किसान गेहूं काट चुके हैं उनकी फसल खलिहान में भीग चुकी है। कानपुर, मथुरा और फिरोजाबाद में ओलों से गेहूं, सरसों, आलू आदि की फसलों को बहुत क्षति पहुंची है। बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जैसे पूर्वांचल के जिलों में तेज हवाओं और असमय बारिश से सैकड़ों एकड़ फसलें लेट गई हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं की फसल को एक झटका पहले ही लग चुका है। इस बारिश से नुकसान का प्रतिशत बढ़ना तय है। किसान भाइयों, कृषि समाचार, खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारी और पशुओं की देखभाल से संबंधित जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं बदायूं में 1510, कन्नौज में 1550, मुरादाबाद में 1600, मवाना में 1610 रुपए प्रति कुंतल। चावल बदायूं में 2045, कन्नौज में 2190, मुरादाबाद में 2020, मवाना में 2070 रुपए प्रति कुंतल। उर्द बदायूं में 5640, मुरादाबाद में 5725, मवाना में 7140 रुपए प्रति कुंतल। चना कन्नौज में 3450, मुरादाबाद में 3500, मवाना में 3550 रुपए प्रति कुंतल। मक्का बदायूं में 1400, कन्नौज में 1310, मुरादाबाद में 1585 रुपए प्रति कुंतल। गुड़ कन्नौज में 2950, मुरादाबाद में 2430, मवाना में 2190 रुपए प्रति कुंतल। सरसों कन्नौज में 3325, मुरादाबाद में 3550, मवाना में 3440 रुपए प्रति कुंतल। आलू बदायूं में 390, मुरादाबाद में 415, मवाना में 600 रुपए प्रति कुंतल। प्याज बदायूं में 1420, कन्नौज में 1600, मुरादाबाद में 1500, मवाना में 1560 रुपए प्रति कुंतल। केला बदायूं में 1250, मुरादाबाद में 1100 रुपए प्रति कुंतल। टमाटर बदायूं में 1240, कन्नौज में 1040, मुरादाबाद में 1400, मवाना में 1150 रुपए प्रति कुंतल। बैंगन बदायूं में 980, मुरादाबाद में 1880, मवाना में 1600 रुपए प्रति कुंतल। गोभी मुरादाबाद में 850 व मवाना में 475 रुपए प्रति कुंतल। सेब बदायूं में 4950 रुपए प्रति क्विंटल, मुरादाबाद में 4850 रुपए प्रति क्विंटल, मवाना में 4925 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं मिट्टी से जुड़े विषयों पर, जिससे हमारे किसान खुशहाल रहें और उनकी खेती भी हरी भरी लहलहाती रहे। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि आमों के बागों में सामायिक कार्य क्या क्या हैं, और इस विषय पर अपनी एक्सपर्ट राय और कहा जाए तो अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय बागबानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि पेड़ों में आम के बौर आने शुरू हो गए हैं, तो किसान भाई क्या करें जिनसे वो बौर सलामत रहें, सही रहें? बिल्कुल सही बात नितिन भाई। आजकल सबसे बड़ी चीज है कि आम के पेड़ों में बौर आ गए हैं। इस साल थोड़ा सा आम के सीजन में थोड़ा सा तापमान कुछ कम रहा, इसलिए थोड़ा सा बौर देर से आए हैं। और साथ ही साथ कुछ पानी बरसने की जो इधर हाल ही में कुछ हुआ है, मौसम खराब हो गया है, उसकी वजह से कुछ विशेष देखभाल हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए, जिससे कि आम में अच्छे से फल टिके और उसके बाद उसकी देखभाल करके अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले और गुणवत्तायुक्त उत्पादन मिले। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसान भाई आजकल बेमौसम बरसात की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं, तो जो ये बेमौसम बरसात हो रही है, इससे जो हमारे पेड़ के फूल हैं या जो भी कलियां हैं उनमें फंगस या जैसे काई लग जा रही है या फफूंदी लग जा रही है, तो उससे कैसे बचाया जाए? बिल्कुल सही बात है। आजकल जो सबसे ज्यादा संभावना है, आम के बौर में एक बीमारी लगती है जिसको कहते हैं दहिया रोग या चूड़ फफूंदी रोग। सफेद रंग की फफूंदी जैसी बौर के ऊपर दिखती है और बाद में बौर कुछ इस तरह से सूख के, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो इसमें फफूंदी जनित सफेद फफूंदी जैसी दिखती है, बाद में इस तरह से बौर सूख जाता है। शुरुआत में इस तरह से कुछ में दिखता है, पहले इसमें सफेद फफूंदी जैसी दिखती है, फिर काले काले पड़ के वो सूख जाते हैं। इससे बहुत नुकसान होने की संभावना है। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, इसमें इस बीमारी के प्रकोप की बहुत संभावना है, और इसके लिए हम किसान भाइयों से कहेंगे कि सबसे पहले इस समय जो आवश्यकता है वो इस समय अपने बगीचों में घुलनशील गंधक का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका छिड़काव जल्दी से जल्दी उसको कर दें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। तो डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी फैल भी जाती है अन्य पेड़ों में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी तक पानी बरस रहा था, लेकिन जैसे ही पानी बरसना बंद होगा, थोड़ा तापमान बढ़ेगा, हवा चलेगी, उससे इसकी फैलने की संभावना है। इसलिए इसके लिए तुरंत जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए, ये घुलनशील गंधक का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। डॉक्टर साहब, दवाओं का इस्तेमाल कब और किस किस वक्त करना चाहिए? एक चीज और है, जैसे ये तो रही बीमारी की बात, साथ ही साथ कई बार हमारे यहाँ कुछ कीड़ों की समस्या रहती है। तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे किसान भाइयों के यहाँ बौर आता है, शुरुआत में जब
बौर इस तरह का होता है, हरे जबकि भरे इसमें छोटे-छोटे। हाँ छोटे छोटे मतलब मुश्किल से 4 इंच लंबा, 8-10 सेंटीमीटर लंबा, और फूल खिले नहीं होते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि अगर आपके बगीचे में भुनगा का प्रकोप है तो उसमें आप जो है इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दें। ये मतलब अगर 2000 लीटर का टैंकर है तो उसमें मात्र 600 मिलीलीटर दवा के हिसाब से घोल के उसका छिड़काव कर दिया जाता है। जब बौर छोटा छोटा इस तरह का रहता है, करीब 4 इंच लंबा, लेकिन जब फूल खिल जाते हैं तब इस दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लाभदायक कीट हैं जिनसे परागण क्रिया होती है और उसमें फल बनते हैं, उनके मरने की संभावना रहती है। तो उस किसान भाई हमें इस समय उसका छिड़काव नहीं, फूलों को मतलब नुकसान पहुंचेगा, कीटों के मर जाने से उनको जो है क्या नाम नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मान लीजिए ऐसा प्रकोप हो भी तो जब फल बन जाए, छोटे छोटे टिकोरा लग जाएं, तब उस दवा का नहीं बल्कि दूसरी दवा है एक प्रोफेनोफॉस, उस दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें अगर भुनगा का प्रकोप हो तो किसान। डॉक्टर साहब, टिकोरे लगना शुरू हो जाते हैं तो कई किसानों की समस्या ये रहती है कि ज्यादातर टिकोरे गिर जाते हैं, तो इन पर कैसे रोकथाम करी जाए, इसको कैसे गिरने से रोका जाए? बिल्कुल सही है। देखिए आम के एक बौर में वैसे तो बहुत सारे फूल होते हैं, लगभग 6000 से 8000 तक फूल होते हैं, तो स्वाभाविक है कि काफी संख्या में कई बार टिकोरे लग जाते हैं। तो कुछ तो वास्तविक रूप में गिरेंगे ही, उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा मात्रा में भी गिर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए 2 चीजें विशेष रूप से ध्यान, जब हमारे फल लग जाते हैं छोटे छोटे तो हमें विशेष रूप से 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारे बगीचे में पोषक तत्वों की कमी ना हो, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से आपके आम के बगीचे में सितंबर अक्टूबर के महीने में ही खाद दे देनी चाहिए। जो भी आपकी गोबर की सड़ी खाद, लगभग हम लोग कहते हैं 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, अगर आपका पेड़ 10 साल या इससे ऊपर है, और साथ में करीब जो है क्या नाम 2 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5-2 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, अगर किसानों ने डाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पोषण तत्व है, उसमें रहेंगे, उसकी वजह से नहीं गिरेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है, कई बार नमी की कमी से सिंचाई जब नहीं करते हमारे किसान भाई तो उसकी वजह से काफी मात्रा में फल गिर जाते हैं। तो हम किसान भाइयों से ये कहते हैं कि जब हमारे फल लग जाएं उसके बाद मतलब पहली सिंचाई जैसे ही फल मटर के बराबर सेटिंग हो तुरंत करें, और दूसरा करीब मार्बल स्टेज लगभग 20 दिन बाद आया, थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा आम जब बड़ा हो जाता है उस स्टेज पर करीब 20-25 दिन बाद करें, और तीसरी सिंचाई अगले 20-25 दिन बाद लगभग मई के दूसरे सप्ताह में जरूर कर दें। ये 3 सिंचाई हमारे किसान भाइयों को जरूरी है। कहा जाए तो इनकी रोकथाम हमें शुरुआत से ही करनी पड़ती है, सितंबर के महीने से जैसे आपने बताया, और उसके बाद निरंतर सिंचाई करने की से इसकी देख रेख करनी चाहिए। शुरुआती दौर में भी पत्तियों पे कुछ रोग लगता है जिनसे हमारे फलों को नुकसान पहुंचे? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जैसे मैंने भुनगा के बारे में बताया, इसी तरह से कई बार हमारे जब किसान भाई जाड़े के दिनों में जब हम गुजिया कीट की समस्या के लिए वास्तव में उसी समय करना चाहिए, दिसंबर के महीने में तने के किनारे किनारे चारों तरफ से खोद के उसमें क्लोरपाइरिफास धूल डालने की बात करते हैं, करीब 250 ग्राम उसकी गुड़ाई करके अच्छे से, और उसके तने पर एक पॉलीथीन की पट्टी बांध देते हैं जिससे कि वो कीट चढ़ ना पाए। अगर मान लीजिए वो कीट चढ़ गया है तो हमारे किसान भाइयों को जैसे ही फल सेट हो जाए, इस समय तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि इस समय छिड़काव करने से आपके लाभदायक कीट मरेंगे, जैसे ही वो मतलब मान लीजिए ऊपर चढ़ गया है गुजिया कीट, तो आपका सेटिंग होने के बाद फल का जब टिकोरा लग जाए तो उस समय छिड़काव आप दोबारा, जैसे मैंने कहा अगर भुनगा के लिए है तो प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, और अगर मान लीजिए गुजिया कीट चढ़ गया है तो कार्बोसल्फान या डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका छिड़काव कर देना चाहिए हमें पेड़ों पर, तो गुजिया कीट से हमारी मतलब जो है बचत बनी रहे। डॉक्टर साहब, कई बौर आपने हमारे सामने रखे हैं, इसमें 2 तरह की बौरें मुझे दिख रही हैं। एक तो ये है, ये जो है बिल्कुल हम जो आपको दिखाना चाहते थे कि देखिए हमारा जो स्वस्थ बौर है वो ये है, स्वस्थ बौर है। इस समय फूल खिल गए हैं, दशहरी किस्म में ज्यादातर इस समय यही स्टेज चल रही है, बढ़िया से लाभदायक कीट है जो उसमें परागण क्रिया कर रहे हैं और इससे फल सेटिंग होगी, बहुत बढ़िया बनेगा। और ये जो है इसमें देखिए आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू या जो आपका दहिया रोग लग गया है, जो सफेद चूर्ण जैसा दिखता है, उसकी वजह से बौर हमारा खराब हो रहा है, इसमें काफी खराब हुआ, इसमें पूरा ही खराब होकर सूख गया है।
तो इस तरह की यही मैं अलग अलग दिखाने के लिए है, क्योंकि कई जगह ये समस्या आ रही है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी जो हमने बताया कि जो है घुलनशील गंधक का छिड़काव हमारे किसान भाई कर दें, और ये अभी वही स्टेज चल रही है। ये भी शुरुआती अलग अलग किस्मों में अलग अलग स्टेज है, क्योंकि दशहरी, क्योंकि हमारी जैसे अगेती है पहले फूल आते हैं, इसी तरह से लंगड़ा, इसके बाद चौसा, और जो देर से पकने वाली किस्में उनमें फूल आता है। तो उनके हिसाब से कुछ में करीब ये स्टेज है, तो अगर उसमें जरा सा भी हो तो इसमें भी इस स्टेज पर अगर किसी भी है आम की किस्में तो छिड़काव आप कर सकते हैं भुनगा के लिए। जैसे मैंने बताया इमिडाक्लोप्रिड का भी छिड़काव किया जा सकता है इस स्थिति में, क्योंकि इसमें फूल खिले नहीं हैं, इस स्टेज में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, उसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई जानकारियों से आपको संतुष्टि जरूर मिली होगी, और इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।